अगर नाक से ही सांस नहीं लेते सो दिस इज़ द जर्म, यहाँ से फिर साइनसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स दे कम वरिड टू आस्क कि जी बच्चा सोता है तो बेचैन सोता है। अक्सर नाक में हदूद होते हैं जो सूजना शुरू हो जाते हैं कि फॉर अनदर 3 months द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। तो अगर तो टॉन्सिल्स या वेरी राइट बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट मेडिकली फ्रॉम देयर। अगर टॉन्सिलाइटिस होता है, ये इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन एट टाइम्स कैरी करके कान में चली जाती है। 90% द etiology lies with the ascending infection। बीमारी टॉन्सिल्स की होती है, अफेक्ट कान हो जाता है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज़ द इमर्जिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें ओटाइटिस मीडिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। कान में अगर वो कॉटन बड डालना बंद कर दें, कान को थोड़ा सा ड्राई रखें, तो ट्रस्ट मी दे कैन एंड अप विद द ड्राई एयर और ये रिकरेंट इन्फेक्शंस आर एब्सोल्युटली गॉन इन दैट। ट्रेंड्स हैं जिसके साथ एक बच्चा जो पैदाइशी तौर के ऊपर नहीं सुन सकता कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है अजान दी जाती है कान में ताकि ऑटोमेटिकली वो सुन रहा होता है। अब जो बच्चा अपेरेंटली सुन ही नहीं रहा पहले साल में या पहले दिन, पेरेंट्स को बहुत लेट जाके पता चलता है। वंस ही डजंट डेवलप, अक्सर घर पे ही टोटके करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। अगेन आई एम योर होस्ट डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन विद अ न्यू हेल्थ इनिशिएटिव, एक नई सोच और एक नए टॉपिक और एक नए कंसल्टेंट के साथ, और एक बहुत ही इस वक्त इमर्जिंग और प्रेवलेंट जो कंडीशन है उसके साथ और उन डिजीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। टुडे हम जो बात टॉपिक करेंगे वो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास जिस तरह वेदर चेंज होता है, ज़ुकाम, गला ख़राब, उसके बाद कानों में इन्फेक्शन, ठीक है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, या गला ख़राब हो जाना, नाक से पानी आना, राइनाइटिस एंड ऑल दैट। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें एक पूरा एक अलग शोबा है जिसे हम अपनी ज़ुबान में ENT कहते हैं, यानी ईयर नोज़ एंड थ्रोट। तो ईयर एंड नोज़ एंड थ्रोट के ऊपर बात करने के लिए मैंने आज रिक्वेस्ट की है वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, Dr. Bakht Aziz, who is an associate professor and heading the department of Jinnah Hospital, Lahore. Thank you very much for taking time out, Bakht. Thank you very much, Zan. It's always a pleasure being a part of a collaboration जहाँ हम academically welfare की बात करें and we can bring out something which is good for the patients and the people all around. Thank you, Zain. Okay, but because this is a huge topic, you know, आपने नाक को भी कवर करना है, गले को भी कवर करना है और कान को भी करना है। So I'll try to summarize आप for the public, I want कि आप उसको summarize करके कोई ऐसी tips और चीज़ें दें ताकि वो उनके लिए awareness में इजाफा हो और उनको पता चलना शुरू। देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन जो इस वक्त मैं देखता हूँ वो एक DNS, हर दूसरा बंदा they had deviated nasal septums और उसके साथ उनका कभी गला ख़राब हो रहा है, कभी ज़ुकाम हो रहा है। तो आप क्या इंडिकेशन और क्या आप सजेस्ट करते हैं जनरल पब्लिक को कि व्हाट इज़ द टाइम जिसमें उनको ऑपरेट करना है, व्हाट इज़ द टाइम उनको मेडिसिन यूज़ करनी है, एंड व्हाट इज़ द टाइम दे हैव टू कम एंड सी यू एंड हाउ यू वांट टू प्रोसीड देम? Zen, one question apparently and multiple answers. Just to start with, सबसे पहले ENT के बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को बताना चाहूँगा। ENT है ear, nose and throat and it carries a big enough neck as well. So जब भी हम ENT सर्जन या ENT फिजिशियन का जिक्र करते हैं, he covers all the diseases जो नाक से रिलेटेड हों, कान से रिलेटेड हों, गले से रिलेटेड हों, and also the diseases in the neck. हम अक्सर इसमें साउंड बॉक्स, लैरिंक्स, थायराइड और हेड एंड नेक को भूल जाते हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डोमेन जिसको हम कवर करते हैं। आपकी बात बिल्कुल बचा है। देयर इज़ नोज़ एंड देन देयर इज़ माउथ, मतलब खुदा ने हर चीज़ को एक मकसद के तहत बनाया है। एंड गेटिंग नोज़ फॉर द रीज़न इज़ कि नाक वो काम करता है, मतलब यू कैन ब्रीद इन थ्रू द माउथ, आप मुँह के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे वाई वुड वी प्रेफर इन ENT, हम क्यों लोगों को नेज़ल ब्रीदिंग की एडवोकेसी करते हैं? द ओनली रीज़न इज़ कि नाक is the filter house. Once you're breathing in through the nose, you're taking in air that is filtered, that is all humidified, and that has a normal temperature regulation. So you're very right. अगर नाक से ही सांस नहीं लेते, so this is the germ. यहाँ से फिर sinuses भी involve होते हैं, रेशा भी बनता है, nasal breathing नहीं होती, तो automatically mouth breathing से facial contours जो बहुत people and the females and the young children are very specific about. आप माउथ ब्रीदर्स देखें, उनके फेशियल कॉन्टोर्स बड़े elongated होते हैं, मैंडिबल पीछे को चली जाती है, the tooth they start crowning out. So there are multiple things associated with
apparently a blocked nose, as you really mentioned rightly. So, Bakht, I really want what you suggest. Suppose if the patient has a at an early age, I mean, suppose the thing which you were mentioning, जिस आपने बताया कि अगर फ्राउनिंग शुरू होगी, टीथ की मैंडिबल पीछे चला गया, मैंडिबल से बड़ा व्यूअर्स ये जॉ है, जॉ बोन है, जब आप मुंह खोल के सांस लेते हैं इस तरह करके तो आपका ये जॉ पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से उनका दांत बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब ने जो भी समझाया, और ये जो है ना नेक पीछे चली जाएगी, तो उससे उनके मुंह का जो सारा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो सर आप मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आप इस तरह काम करते हैं तो किस स्टेज पर आप चाहते हैं कि हमारे पास पेशेंट आ जाए ताकि उस डेविएटेड सेप्टम को और क्लोज्ड या ब्लॉक्ड नोज को हम ट्रीट कर दें ताकि वो साइनसिस में ना पहुंचे। साइनसिस से मुराद व्यूअर्स ये आपकी जो बोन्स हैं उसके अंदर हॉलो स्पेसेस होती हैं, आपकी चीक्स के अंदर भी, आपके यहाँ ऊपर सन और फिर पीछे एथोमाइड स्कल वाले एरिया में जो पीछे दिमाग तक के करीब पहुंच जाती है, बेस ऑफ स्कल तक पहुंच जाती है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि किस स्टेज पे यू वांट कि वो इस स्टेज तक ना पहुंचे कि वो इन्फेक्शन में चले जाएं और फिर साइनसिस में चले जाएं और कॉम्प्लिकेशन में एंड अप करें। वेरी राइटली ज़ैन, इसमें सबसे पहले द पॉइंट ऑफ एम्फेसिस है कि ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट फर्स्ट डे द चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो अक्सर पेरेंट्स दे कम वर्ड टू आस्क कि जी बच्चा सोता है तो बेचैन सोता है। बेचैन इसलिए सोता है कि एवरी टाइम ही लाइज इन अ सुपाइन पोजीशन, सीधा लेटता है तो ही इज़ अनेबल टू ब्रीथ थ्रू हिज नोज एंड ऑटोमेटिकली ही हैज़ हिज माउथ ओपन। अब जो बच्चा मुंह खोल के सोगा इट वुड नेवर बी अ कंफर्टेबल स्लीप। अक्सर औकात द पेरेंट्स वुड ऑलवेज हैव अ कंप्लेंट कि जी मुंह नीचे करके सोता है, ही कीप्स गेटिंग अप, ही कीप्स क्राइंग। क्राइंग अगेन इज अ फीचर कि उसका सांस बंद हो रहा है, ही इज़ नॉट अ कंफर्टेबल नेजल ब्रीदर। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम पे अगर हम आ जाएं तो हमारा मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी रीज़न नाक की हड्डी का टेढ़ापन, एक तो माउथ ब्रीदिंग होता है। अक्सर नाक में हदूद होते हैं जो सूजना शुरू हो जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जिसका इलाज नहीं कराया जाता एंड नाक एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है कि नेज़ल ब्रीदिंग इज़ एब्सोल्युटली गॉन, इट्स ऑब्सोलीट, और फिर वो माउथ ब्रीदिंग पे आना शुरू हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका आपने जिक्र किया, बहुत अरसा मुंह से सांस लेंगे तो फ्राउनिंग भी आ जाएगी, मैंडिबल जबड़ा भी पीछे चला जाएगा, पेरेंट्स डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे कि जी भैया ये दांत हैं, they are unable to close their mouth. So they can be done it as early as 10 years, 6 years, 5 years? Definitely. Apparently, the reason is that whenever you see at any time of the decade, even if it's a young child, छोटे बच्चे हैं, तो just have a screen. आपने ये देखते हैं कि जी nasal breathing है, mouth breathing है, adults हैं, trauma, nasal allergies, हमारे setup में we come across air quality index, जहाँ last time it was somewhere around 2500. So that is apparently difficult for anyone to survive around. और ये वो जगह हैं जहाँ रेशा बलगम बहुत ज़्यादा आ जाती है। अमूमन आम फहम ज़ुबान में से हम बलगम, रेशा या म्यूकस कहते हैं। ठीक है। ये एक सबसे बड़ी कल्प्रेट है जिसकी वजह से नेज़ल ब्रीदिंग इज़ ऑल गॉन। सो साइनसाइटिस बिकॉज ऑफ एडेनोइड्स, बिकॉज ऑफ डेविएटेड सेप्टम, ये मल्टीपल रीजंस हैं जिससे नाक बंद होता है। और अगर आप इनको केटर कर लें तो आप नेज़ल ब्रीदिंग रिस्टोर कर लेते हैं एंड यू कैन अवॉइड सर्जरीज एट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट्स। और एंड हाउ यू वांट, आई मीन हाउ यू कंट्रोल दीज, ये आपको कैसे कंट्रोल करें? वेरी राइटली। अगर तो देखें जी छोटा बच्चा है, देयर आर मेडिकली स्प्रेज अवेलेबल इन द मार्केट, जो हम एडवाइस करते हैं अगर आप आ जाएं हमारे पास एंड यू सी अ चाइल्ड हु इज़ नॉट अ कंफर्टेबल माउथ ब्रीदर एंड ही इज़ नॉट अ कंफर्टेबल नेजल ब्रीदर, सोते हुए बेचैन हो रहा है, सो वी कैरी आउट एन एक्सरे, और एक्सरे में अगर एडेनोइड टिश्यू बहुत बड़ा हो, देयर आर स्टीरॉइड स्प्रेज अवेलेबल, देयर आर सिंपल नेजल स्प्रेज अवेलेबल जो पेटेंसी को बेहतर कर देता है। एंड ही हैज़ अ गुड इनफ 6 months सर्वाइवल इन विच नेजल ब्रीदिंग बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। एंड गॉड फॉरबिड इफ ही काइंड्स ऑफ हैपन टू हैव इट अगेन, देयर आर स्प्रेज अवेलेबल इन द मार्केट। कहने का मकसद ये, टेक होम मैसेज ये होता है कि अगर नेजल ब्रीदिंग रिस्टोर हो जाती है, द चाइल्ड कम्स बैक टू हिज नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइक जिस तरह एपिनेफ्रिन स्प्रेज होते हैं उनके साथ अगर आप म्यूकोजा को आप कंस्ट्रिक्ट कर लें, बिल्कुल। सो वो कितने अरसे तक आप नॉर्मली सजेस्ट करते हैं? नॉर्मली इट्स फॉर 2 weeks एंड ओवर। द कंप्लीट ट्रायल इज गिवन फॉर ओवर 2 weeks, नॉट मोर देन दैट। नंबर 2 weeks में द टर्बिनेट्स दे श्रिंक, वो इतने हदूद नाक के कम हो जाते हैं कि for another 3 months the quality of life is very much comfortable. So अगर after 3 months भी patient respond नहीं कर रहे तो then you suggest to go for? Yes, apparently there are certain conditions, multiple reasons जिसमें medication हमारी they don't have a very good effect on the patient or the person, and we see कि जी nasal breathing restore नहीं हो रही,
then there are day care surgeries that we can perform. Okay. There are cases जो हम लोकल में करते हैं बगैर एनेस्थीसिया दिए, नाक के हदूद को श्रिंक किया जाता है जिससे nasal patency apparently gets comfortable and the child or the person gets back to the normal nasal breathing. राइट ओके बट ये तो आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज कि अगर आपका बच्चा नाक से सांस नहीं ले रहा तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मेडिसिन के साथ भी कंट्रोल की जा सकती है. ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको सर्जरी पे ही एंड अप करें, और इफ़ यू हैव अ गुड कंप्लायंस विद द डॉक्टर तो चांसेस आर कि आप सर्जरी पे एंड नहीं करते. अब दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा आप जो मैंने वो टॉन्सिलाइटिस, आप कि अक्सर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है और आपकी सर्जिकल प्रैक्टिस है उसमें टॉन्सिलाइटिस, व्हाट डू यू सजेस्ट इट वुड बी द excellent time for a person to go for a surgery, or what do you suggest that they should be going on the medical treatment? At what time you suggest that this is a cut-off limit that you should not be going for the medicine further? You've highlighted very well, Zain, डॉक्टर जैन. मैं आपको टॉन्सिलाइटिस एक अमूमी अप्रोच होती है कि जी बच्चा वज़न नहीं, ही इज़ नॉट गेनिंग वेट, उसका कद नहीं निकल रहा. द ओनली रीज़न इज़ अपेरेंटली दीज टॉन्सिल्स इन द थ्रोट. सो टॉन्सिल्स आर देयर फॉर अ रीज़न. टॉन्सिल्स की वजह होती है बच्चे की इम्यूनिटी और ताकत देना, लेकिन अगर टॉन्सिल्स खुद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाए, यू आर वेरी राइट, एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ पेन एंड इरिटेशन इन द थ्रोट होती है. दैट डज अफेक्ट हिज ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि वो बच्चा जब गले में खराश और पेन होगी, ही इज़ अनएबल टू हैव प्रॉपर फूड एंड ऑटोमेटिकली ही गेट्स मैलनरिश्ड. ये वो बच्चे होंगे जो नॉर्मल अपनी ग्रुप्स में यू वुड सी देम वेरी वीक, यू वुड सी उनका बॉडी मास इंडेक्स इज गोइंग डाउन, दे आर नॉट गेनिंग वेट. ये वो बच्चे होंगे दे वुड बी टायर्ड एंड फटीग मोस्ट ऑफ द टाइम. सो अगर तो टॉन्सिल्स, यू वेरी राइट, बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट मेडिकली फ्रॉम देयर, एंड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी बेहतर हो जाती है, वाई नॉट. देयर आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस एज वेल. आइडियली टॉन्सिलाइटिस की प्रेजेंटेशन अर्ली एज ग्रुप में सुना जाता है. इट्स नॉट डिजीज ऑफ एल्डरली, सो इट्स यूजुअली द चिल्ड्रन, जिनको हम कहते हैं जी चिल्ड्रन एट इन यंगर एज ग्रुप, प्री स्कूल, स्कूल आप समझें कि 5-6 साल से लेके कोई 15 साल तक ये वो एज ग्रुप है जिसमें टॉन्सिलाइटिस की इन्फेक्शन इज एट द मैक्सिमम. एयरवे आपका ओरोफेरिंग्स, गले वाला हिस्सा बहुत नैरो होता है, टॉन्सिल्स का साइज बड़ा होता है, वो इन्फ्लेम होते हैं तो ऑटोमेटिकली फूड पैसेज में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, एंड दीज आर द क्लासिकल पेशेंट्स जो हमारे पास ऑन एंड ऑफ आते हैं. एंड देन यू एडवाइज देम फॉर द सर्जरी. सर्जरी अपेरेंटली नॉट एवरी टॉन्सिलाइटिस रिक्वायर्स सर्जरी, दे कैन बी मैनेज्ड मेडिकली बिकॉज टॉन्सिल्स इस एज ग्रुप में दे हैव अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. इस टॉन्सिल लिम्फोइड टिश्यू का मकसद ही जिस्म में ताकत देना है. तो आई वुड एंड वी वुड नेवर गो विद सर्जरी अनलेस और अनटिल कि वो जो ताकत देने वाला लिम्फोइड टिश्यू है इट सेल्फ बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. तो अगर उसमें खुद जरासीम आ जाते हैं, इन्फेक्शन रेट साल में 3 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस टॉन्सिलाइटिस की वजह लाइक एन एब्सिस डेवलप हो जाती हैं, देन ऑटोमेटिकली देयर आर मेनी न्यू इनोवेशंस, बड़ी नए मेथड्स हैं टॉन्सिलेक्टमी के, जिससे ऑटोमेटिकली पेनलेस एंड ब्लडलेस टॉन्सिलेक्टमी होती है, एंड इट इज़ डन एज अ डे केयर कि सुबह पेशेंट सर्जरी कराता है, शाम को ही इज़ वॉकिंग बैक होम एज वेल. एक्सीलेंट, राइट. सो अब देखिए व्यूअर्स, सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो अभी डॉक्टर बख्त ने आपको दिया, जिसमें उन्होंने आपको देखिए इन्फॉर्म किया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसकी सर्जरी ही कर दें हर पेशेंट की. यू कैन गिव इट अ ट्रायल 3 to 4 टाइम्स. अगर सपोज साल में 3 या 4 से ज़्यादा अटैक हो रहा है टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन का, देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर एनी इंटरवेंशन, और इसके साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम टॉन्सिल अगर सपोज आ गए हैं तो यू हैव टू मेडिकली मैनेज इट, राइट. अच्छा, अब क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह आपको पता है ये टॉन्सिल्स आपके यहाँ पे गले के, इस टॉन्सिल्स के साथ एक ट्यूब होती है जो कान के साथ कनेक्ट होती है डॉक्टर बख्त. तो इशू, अब मैं नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो अब हम गले से कान की तरफ जा रहे हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन एट टाइम्स कैरी करके कान में चली जाती है. डॉक्टर साहब, आई वांट कि आप लाइट थ्रो करें ओटाइटिस मीडिया पे. ओटाइटिस मीडिया इज़ अ कंडीशन जिसमें जो कान का दिमाग वाला दरमियान वाला जो हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन होती है, गले की नॉर्मली ज़्यादा जाती है. बाकी डॉक्टर बख्त विल गाइड यू फर्दर. डॉक्टर साहब ज़रा ईयर के अंदर जो ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना और उसके बाद इंटरनल एयर इन्फेक्शन, उस पर थोड़ा सा ज़रा प्लीज गाइड दें. वेरी राइटली सेड ज़ैन. इसमें एयर, नोज़ एंड थ्रोट को इंटरलिंक ऐसे किया गया है कि कोई भी कान की बीमारी इज़ लिंक्ड विद द नोज़, कोई भी नाक की बीमारी इज़ लिंक्ड विद द थ्रोट, एंड साइड बाय साइड.
बिल्कुल असेंडिंग इन्फेक्शंस का ईएनटी में जहाँ तक ताल्लुक है 90% द टियोलॉजी लाइज विद द असेंडिंग इन्फेक्शन कि बीमारी टॉन्सिल्स की होती है, अफेक्ट कान हो जाता है। एंड येस वी कम अक्रॉस मेनी चिल्ड्रन, ये ओटाइटिस मीडिया का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज़ द इमर्जिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिसमें ओटाइटिस मीडिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। एंड वाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि एक हेयरिंग हैज़ टू बी अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप एक बच्चा जिसका कान बह रहा है एंड यू निगलेक्टेड, दिस इज़ अपेरेंटली क्रिमिनल, क्योंकि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एक बिल्कुल सही कान को जो खुदा की तरफ से उसे दिया गया है सुनने के लिए, एंड यू निगलेक्टेड, आप उसका ध्यान नहीं रखते, कान से रेशा आता रहता है एंड ही एंड्स अप विद कंप्लीट डेफनेस। सो ये वो चीज़ें हैं जो इमर्जिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं एंड वी हैव टू वर्क इट ऑन। उसका सबसे पहले काम ये होता है, एज यू राइटली मैंशनड, कि जहाँ भी वेन एवर एनी पर्सन, चाइल्ड और एन एडल्ट हैज़ अ कंप्लेंट ऑफ डिस्चार्जिंग एयर, डोंट निगलेक्ट इट। ये वो रेशा आ रहा है जो कान में दर्द भी नहीं कर रहा, रेशा निकलता रहेगा, कान की हेयरिंग कम होती रहेगी। सो यू हैव टू स्टॉप द डिस्चार्ज। उसको रोक देते हैं दवाइयाँ दे के, टेकिंग अ सेल्फ केयर के कान में क्यूटिफ कॉटन बड स्पोक ना करें, कीप इट ड्राई, एंड वंस द एयर इज ड्राई यू आर एक्चुअली सेविंग द एयर रादर देन यू कॉम्प्रोमाइज कि आपका सही कान ऑटोमेटिकली एंड्स अप इनटू अ डेफ एयर। एक्सेलेंट। सो दिस एक पूरी की पूरी समात की एक जो है आपकी एक हिस्सा है जो ख़त्म हो सकती है अगर सपोज आप इसको मतलब कान में से अगर आपको डिस्चार्ज आए। तो व्हाट यू सजेस्ट वक्त व्हेन मतलब आजकल लोग स्विमिंग पे भी जाते हैं, कान में पानी चला जाता है एंड देन दे हैव, तो क्या इट कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद आउटसाइड सोर्स इस तरह? इसमें जैन फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी जो मेंटर बुक्स में है, इट्स ऑलवेज रिटन कि जी कान में क्यूटिफ कॉटन बड नॉर्मली ना डालें। इट्स रिटन कि अगर डालना है तो प्लेस इन एल्बो। सो हमारी हाथ की कोनी तो जी कान में जा ही नहीं सकती। सो दैट इज़ रिडिकुलस सार्कास्टिक वे ऑफ टेलिंग कि ये काम नहीं करना। कान में एक नेचर्स वे है, खुदा की तरफ से एक मैकेनिज्म है। जिस वक्त हम खाना खाते हैं, वंस वी आर टॉकिंग, क्लेंचिंग, विद द मूवमेंट्स ऑफ द जॉ एनीथिंग इनसाइड द ईयर इज एक्चुअली कमिंग आउट। सो देन अगेन एम्फसाइजिंग यही पॉइंट आपके ज़रिए टेलिंग टू द व्यूअर्स कि कान का एक अपना मैकेनिज्म है जी, कान की वैक्स या मैल के निकलने का। हमें अंदर जाके क्यूटिफ कॉटन बड अपेरेंटली डालने की ना ज़रूरत है, नाइदर इट इज़ नीडेड। नंबर 2, बिल्कुल अगर कान में, जैसे आपने स्विमिंग का जिक्र किया, हमारा हॉट एंड ह्यूमिड, हम वी फेस अराउंड अबाउट ट्रॉपिकल सीजन जिसमें ह्यूमिड क्लाइमेट 3 to 4 months टच करता है। और इसमें यू वेरी राइट कि कान की इन्फेक्शंस बहुत सिवियर होती हैं। फंगस वैसे भी इन दिस पार्ट ऑफ साउदर्न पंजाब बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द क्रॉप फील्ड्स ऑल अराउंड। फंगस अगर कान में आ जाता है, व्हाट फंगस डज इज कान में ओटाइटिस एक्सटर्ना पेन की सूरत में प्रेजेंट करता है। और ये वो मरीज़ हैं जो अनसेटिस्फाइड फिर रहे होते हैं बिकॉज दे वुड नेवर गेट कंफर्टेबल। वो ड्रॉप्स डालते हैं, वो ठीक हो जाते हैं एंड द नेक्स्ट डे द एयर डिस्चार्ज कीप्स ऑन हैपनिंग। द ओनली थिंग दे हैव टू स्टॉप इज, जो उनने काम रोकना होता है, जो नहीं वो रोकते, दैट इज स्पोकिंग। कान में अगर वो कॉटन बड डालना बंद कर दें, कान को थोड़ा सा ड्राई रखें, तो ट्रस्ट मी दे कैन एंड अप विद द ड्राई एयर और ये रिकरेंट इन्फेक्शंस आर एब्सोल्युटली गॉन इन दैट केस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो द टेक होम मैसेज इज दैट मेक श्योर आप कान के अंदर कोई चीज़ ना डालें। डॉक्टर साहब ने कहा आप उसकी पे कोनी डाल लीजिए कॉटन बड डालने की। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर, बट नाउ वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इफ मतलब बीइंग एन आई सर्जन, हम बच्चा देखते हैं, हम वी हैव अ लाइट, वी कैन अंडरस्टैंड कि इस बच्चे को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो व्हाट हाउ वुड यू असेस अ चाइल्ड, अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, उसकी हेयरिंग है नहीं है, और व्हाट द न्यूएस्ट आपके पास ऑफर है, ट्रेंड्स हैं जिसके साथ एक बच्चा जो पैदाइशी तौर के ऊपर नहीं सुन सकता उसको आप हेल्प आउट कर सकते हैं? जी ज़ैन, अपेरेंटली ये तो देखें जी, वी आर थैंकफुल फॉर टू गॉड ऑलमाइटी फॉर ऑल द सेंसेस दैट वी हैव। कहते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है अजान दी जाती है कान में ताकि ऑटोमेटिकली वो सुन रहा होता है, बट ही स्टार्ट स्पीकिंग सेकेंड ईयर पे जाके। सो ही इज़ बिन एब्जॉर्विंग ऑल दीज साउंड्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ट्रू। अब जो बच्चा अपेरेंटली सुन ही नहीं रहा पहले साल में या पहले दिन, पेरेंट्स को बहुत लेट जाके पता चलता है। वंस ही डजंट डेवलप, अक्सर घर पे ही टोटके करते रहते हैं एंड वी कम अक्रॉस 5, 6 years, 7 years ऑफ चिल्ड्रन जो बोल नहीं रहे होते हैं। देन द पेरेंट्स गेट वरिड कि जी ये बच्चा बोलता नहीं है, एक्चुअली वो पहले दिन से सुन नहीं रहा था। सो इस पे एम्फेसिस हमारा प्रिवेंशन पे आ जाता है। वी लिव इन अ कम्युनिटी जहाँ फेमिलियल मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं
और हमारी यहाँ जेनेटिक टेस्टिंग भी अपेरेंटली इज़ नॉट टू द मार्क, लेकिन इसमें वी वुड डेफिनेटली एडवाइस कि स्क्रीनिंग नियोनेट्स की जो न्यू बॉर्न्स की हैं दैट इज़ प्रेजेंट। मैं क्योंकि आई हेड अ डिपार्टमेंट माई सेल्फ इन लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट जहाँ स्क्रीनिंग न्यू बॉर्न्स की होती हैं। सो आई वुड एडवाइस एवरीवन कि जो नए बच्चे हैं जैसे हम उनकी नज़र चेक कराते हैं, एक पेडिट्रिशियन है वो कंप्लीट उसके लेंस वगैरह एग्जामिन करता है, तो व्हाई नॉट हेयरिंग एट दैट टाइम। हेयरिंग इज एक्सेसिबल और अब ऐसी टूल्स हैं जो न्यू बॉर्न की हेयरिंग भी असेस कर लेते हैं। यू डोंट हैव टू गो इनसाइड, कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं होता, नॉन इन्वेसिव टेस्ट्स हैं और वो हमें ये हाईलाइट कर देते हैं कि किन बच्चों पे हमने ख़ास नज़र रखनी है, किन बच्चों की हेयरिंग ठीक है। एंड इफ द चाइल्ड इज एबल टू हेयर, माशाल्लाह ही इज आउट ऑफ द स्क्रीनिंग जोन देन। सो आप जिस तरह हम ईईजी रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है उसमें आप कोई इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टू सी द कॉक्लियर मूवमेंट? Apparently the test is called autoacoustic emission. We have these sound waves generated from the air. Machinery होती है just like an ultrasound, they would detect those sounds coming from the air. So जो functional air होता है जिसमें cochlea functional है, they are generating those waves और with the help of that tiny little instrument हम ये generate कर लेते हैं कि कान की hearing accessible है कि नहीं है। So that actually brings me to the top-notch question of this show. Dr. Bakht, I really want that you should make an emphasis over the cochlear implant. Cochlear implant क्या है for the viewers? पाकिस्तान के अंदर it has been started, वो कर रहे हैं। cochlear implant का कौन सा कैंडिडेट है और उसमें आपकी क्या एम्फेसिस है कि किस स्टेज पर किस एज के ऊपर वो हो जाना चाहिए और उसका सक्सेस रेट कैसा है? Very right. As we are moving into emerging world जी, disability और handicap का concept is way back. वो मतलब आज से पहले जो हम सोचते थे चीज़ें reversible नहीं हैं, they're all reversible. Stem cell research is evolving days and days to come along. इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता पेरेंटल साइड से, मैटरनल साइड से, इन्फेक्शन की वजह से, न्यूनेट में कोई प्रॉब्लम की वजह से द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट हिज हेयरिंग, इट इज़ ऑल रिकवरेबल। अब क्योंकि इम्प्लांट्स आ गए हुए हैं, व्हाट दीज इम्प्लांट्स डू इज़ कि ये एक आर्टिफिशियल कान है जी जो रिप्लेस कर लेता है कान का अपना फंक्शन। बच्चे ही इज़ ऑल कंफर्टेबल, ही इज़ बॉर्न, कान बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कान और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है जिसको हमारी आम मेडिकल ज़ुबान में कॉक्लिया कहते हैं, दैट इज़ डेफिशिएंट। सो ये इम्प्लांट्स एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो कान मौजूद होता है वहाँ से साउंड वेव्स लेके ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। एंड दीज इम्प्लांट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड इवन बाय द गवर्नमेंट इन few tertiary hospitals as well, and it has very good and promising result. वो बच्चा जो ऑटोमेटिकली सुन नहीं सक रहा, अगर वो सुन लेता है, forget about his speech, he develops his speech like none other, but he makes his life safe. आप इमेजिन करें एक बच्चा if there he is crossing a road और एक गाड़ी या एक ट्रक is passing by and it's continuously honking on और उसको वो आवाज़ नहीं आ रही, how tragic can that be? या if he is sitting at a place जहाँ कोई फायर अलार्म बज रहा है and he is unable to save his life. So coming on to the purpose, ये implants they make the quality of the life safe as well and the child is able to move on his own. So वो handicapped वाला concept because of the implants is all gone. So what is the surgical approach for the viewers? देखिए कॉक्लिया से मुराद वो नर्व है, यानी कि वो एक सिस्टम है जिसके अंदर किनाल्स वगैरह, यानी कि अब टेक्निकल तरीक में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि जो साउंड वेव्स हैं उन्होंने जाके कान के पर्दे को हिलाना है। जब वो कान का पर्दा हिलेगा तो उसमें से एक एनर्जी जनरेट होगी जो ट्रांसमिट होगी एक एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक करंट की तहत जो ब्रेन में जाके सुनाई देगा। तो आप सर जरा थोड़ा सा बताएं कि किस जगह पे कौन सी अप्रोच से कॉक्लियर इम्प्लांट आप सजेस्ट करेंगे? इसमें जैन सबसे पहले तो अपेरेंटली द इम्प्लांट्स आर नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। सो आपके इस प्रोग्राम के आई विल टेक द एडवांटेज कि वंस द गवर्नमेंट एंड द हायर ऑफिशियल्स आर थिंकिंग अबाउट इट, व्हाई नॉट टू मेक एन इम्प्लांट। मतलब हम दुनिया चांद पे जा रही है, सो इट्स नॉट अ वेरी टेक्नोलॉजी बेस्ड इम्प्लांट। हमारी नेबरिंग कंट्रीज में वी फाइल इम्प्लांट्स अपेरेंटली विच आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वन जो हम बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें। नंबर 2, इम्प्लांट्स जो हैं जी, दिस इज़ जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपकी मैकेनिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती।
we place implants in the cochlea, and the approach is always done through the retrosigmoid approach. We go in through the retromastoid approach. यहाँ कान की ड्रिल वर्क करते हुए हम कॉक्लिया के ऊपर जाके उसके इलेक्ट्रोड्स कॉक्लिया में डाल देते हैं, so that the hearing of the child is restored. Excellent. उस दिन जिस दिन वो इम्प्लांट हम डाल देते हैं, within a few weeks and days it becomes functional. आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है. The parents are counseled at the same time, क्योंकि this goes in a liaison. ये इम्प्लांट सर्जन का काम नहीं है, it is the family, it is the speech therapist, it is a liaison of all of these which mingle together, ताकि वो बच्चा, क्योंकि वो तो जी he is deaf for the last couple of years, जिस दिन अब आपने इम्प्लांट फंक्शनल किया है, दैट इज़ द फर्स्ट डे ही इज़ काइंड ऑफ हेयरिंग द साउंड्स. सो आपने ऐसे भी नहीं सोचना कि इम्प्लांट लग गया, ही इज़ गोइंग टू स्पीक आउट अ सेंटेंस द नेक्स्ट डे. स्लोली ग्रेजुअली आवाज़ें कान में जाती हैं, देन ही स्टार्ट्स डेवलपिंग, द पेरेंट्स एंड द स्पीच थेरेपिस्ट, एंड इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स. वी हैव सीन पीपल with cochlear implants doing PhDs, competing with any normal person like anything in all the fields of life. Sir, so I think we have viewers. हम लोग जब fourth year में या final year में होते हैं तो we have this ENT subject. Dr. Bakht, thank you so very much for taking the very precious time of yours. और आप आए और for public जिसे कहते हैं well awareness. देखिए नाज़रीन, हमें बहुत सारी बातों का पता चला that the cochlear implant can help here in Pakistan, और total deaf people they can be able to hear, वो सुन सकते हैं. दूसरे नंबर के ऊपर आपने सर हमें ड्राई एयर का इतना अच्छा पब्लिक मैसेज दिया कि आपने कानों को खुश्क रखें और कानों के अंदर किसी किस्म का कोई एयरबड ना डालें. सर और इसके साथ हम आप डॉक्टर बख्श से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं that he came here and spare his time. और so thank you very much, and inshallah hopefully we'll be seeing you again in the next podcast. Thank you very much, Zain. It's always a pleasure.